प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को जो है हम एक और स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं, मल्टी पोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, ये दोनों नाम से हम इसको क्या है जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये जो ब्लड सेल्स बनाने की प्रोसेस को शुरू करती हैं, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होती हैं दो सेल्स में। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती हैं? कौन कौन सी दो सेल्स? दो सेल्स जो हैं कौन कौन सी रहेगी? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर, करेक्ट। और दूसरी वाली कौन सी रहेगी? कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। ठीक है, प्रोजेनाइटर ये हमें बता दिया। माइलॉइड जो है ब्लड से रिलेटेड है, लिम्फॉइड रिलेटेड है जो लिम्फॉइड से लिम्फ से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो है ये धीरे धीरे बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट होती है और ये कन्वर्ट होंगी ब्लड सेल्स में। इसी में से हमारा जो बनेगा प्लेटलेट बनेगा, इसी से डब्ल्यूबीसी बनेगी, इसमें डब्ल्यूबीसी के पाइप बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जो है लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, नेचुरल किलर सेल्स बनते दिखेंगे। ठीक है, इसी से तुम्हें लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से ये तुम्हें चीज़ें बनती दिखेंगी। अब सबसे पहले जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है ये सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं थ्रोम्बोजेनेसिस की प्रोसेस के। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स लिख रहे हैं। ठीक है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर्स। ठीक है, प्रोजेनाइटर सेल्स हम जिसको बोलते हैं जो अब डिवाइड नहीं होंगे, और प्रिकर्सर सेल्स हम उसको बोलते हैं जो क्या है डिवाइड हो सकती है। अब कॉमन प्रोजेनाइटर सबसे पहले कन्वर्ट होंगी मेगा कैरियोब्लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखो मेगा मतलब बिग, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ब्लास्ट मीन्स इमेच्योर सेल्स। ठीक है, और ये कैसी सेल्स है? ये एक इमेच्योर सेल है जिसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा मिलने वाला है। ठीक है, अब मेगा कैरियोब्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी प्रो मेगा कैरियोसाइट्स में। ठीक है, कोई भी चीज पहले कच्ची रहेगी फिर पक्की होगी। ठीक है, ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल, साइट मतलब आगे, साइट मतलब मैच्योर सेल मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रो मीन्स पहले का। ठीक है, मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, और ये ऐसी मैच्योर सेल्स है यहाँ पर न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्या लग गया है? प्रो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियो के बाद प्रो मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या लगा? मेगा कैरियोसाइट्स। तो इसके साइड से पहले क्या वाली साइट्स क्या लगा कि प्रो मेगा कैरियोसाइट्स निकाल। मेगा कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस सेल्स ये कन्वर्ट हो जाएगी फिर से आगे जाके थ्रोम्बोसाइट्स में, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स जो बनने के प्रोसेस है ये उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपाइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपाइसिस। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस किसकी है? तो प्लेटलेट बनने की या फिर प्रोकैरियोट बनने की प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से पहले मेगा कैरियोब्लास्ट बनते हैं, फिर प्रो मेगा, फिर मेगा कैरियो, फिर उसके बाद थ्रोम्बोसाइट, फिर थ्रोम्बोपाइसिस। उसका दूसरा जो प्रोसेस है आरबीसीज बनने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे एरिथ्रो का मतलब क्या हो गया? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स हो गए, आरबीसी मतलब ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल, प्रो मतलब पहले का।
ठीक है। इसके बाद जो सेल बनेगी वो रहेगी एरिथ्रोब्लास्ट। कौन सी रहेगी? एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब एरिथ्रोब्लास्ट के बाद कौन सी आएगी? बहुत सी सारी चेंजेस होने के बाद है, उसके बाद एक सेल बनेगी दैट इज रेटिकुलोसाइट्स। अब रेटिकुलोसाइट की जो आरबीसी का वो फॉर्म है जिसमें क्या है, जिसमें जो है आरबीसी वो है ब्लड में एंटर होता है। जैसे कि बोन है, कि मैं मान लो कि ये जो तुम्हारी क्या है बोन है, तो इसके अंदर क्या है बोन मैरो है, इसके अंदर क्या बनता है रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी जब बनता है तो फुली डेवलप आरबीसी नहीं बन पाता। यहाँ पे जो स्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है। और ये जो रेटिकुलोसाइट है फिर ब्लड में आता है, ठीक है। और फिर ब्लड में आने के बाद कुछ दिनों के बाद आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ये मैचुरेशन ब्लड में आता है, ठीक है। अब ये रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बन रहा है ब्लड में, तो इसी ड्यूरेशन में अब आरबीसी जो है अपना न्यूक्लियस लॉस कर देता है। इसी ड्यूरेशन में यहाँ पे आरबीसी जो है अपना न्यूक्लियस लॉस कर देता है। जब बोन के अंदर जो रेड बोन मैन है उसमें रेटिकुलोसाइट्स का जनरेशन होती है, फिर रेटिकुलोसाइट से आरबीसी जो है ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड वेसल्स जब में पहुंचता है तो ब्लड वेसल्स में वो अपना क्या है आरबीसी को न्यूक्लियस को रिमूव कर देता है अपने से। फिर उसमें से क्या बनता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं आरबीसी। तो एरिथ्रोसाइट बनने की जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोल देंगे एरिथ्रोपायोसिस। ये हो गया थ्रोम्बोपायोसिस, ये हो गया एरिथ्रोपायोसिस, ठीक है। उसके बाद इसी में फिर से बनती है डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे देखो तुम लोग प्रोइथ्रोब्लास्ट, प्रोजेनिटर जो है फिर से फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इयोसिनोफिलिक और मायोब्लास्ट। फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें इयोसिनोफिल, फिर ऐसे ही कन्वर्ट होंगी किसमें बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट में, ठीक है। और ये बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेसोफिल में, ठीक है। फिर ऐसे ही एक और है न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट। न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है फिर से न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है। ये जो तीनों के तीनों प्रोसेस बने थे डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप थे, इयोसिनोफिल, ठीक है, बेसो और न्यूट्रो। ये किसके टाइप्स हैं? ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की टाइप्स हैं। और आखिरी नाम है मोनोब्लास्ट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है मोनोसाइट्स में, ठीक है, मोनोसाइट्स में। और मोनोसाइट्स ही वो सेल्स हैं जो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट्स हैं आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक है। अब थ्रोम्बोसाइट बनने की प्रोसेस, एरिथ्रोसाइट बनने की प्रोसेस, ये तुम सब लोग क्लियर हो गए तुम, ठीक है। अब हम बात करें लिम्फोइड प्रोजेनिटर की, ठीक है। इसमें समझाने का लायक कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ वर्ड समझाने वाले थे, वो मैंने तुम्हें समझा दिए।
अब हम नेक्स्ट बोल रहे हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है रेड बोन मर में, लेकिन डेवलपमेंट जो खत्म नहीं होता है रेड बोन मर में ही खत्म करता है, टिश्यू में खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ठीक है, माइलोमिन ब्लड रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, टी लिम्फोब्लास्ट में, बी लिम्फोब्लास्ट में, और फिर ये एंड में एन के लिम्फोब्लास्ट में। ठीक है, एन के का मतलब क्या है यहाँ पे, नेचुरल किलर। ठीक है, और ये जो है फिर डेवलपमेंट किस में हो, टी लिम्फोब्लास्ट किस में बदल जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स में, बी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, और ये किस में बन जाएगा, नेचुरल किलर्स सेल्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनके सेल्स। इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इसके हम सिर्फ स्टेजेस देख रहे हैं कि किस कैसे इस सिंथेसिस हो रही। ठीक है, अब इसमें से तुम लोगों ने एक वर्ड काफी टाइम सुना होगा, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है वो बी लिम्फोसाइट्स का ही एडवांस वर्जन, अपग्रेड वर्जन है यानी कि। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे इतना डन हो गया। ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, टिश्यू एरिया में अगर मान लो कोई वायरस वगैरह घुस रहा है तो वो टी लिम्फोसाइट उसको खाती है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीजें। ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले आरबीसी के सिंथेसिस की। आरबीसी के सिंथेसिस की बात करेंगे। देखो, अब आरबीसी के सेल से बनेगा ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो पहले आरबीसी की सिंथेसिस बात करने से पहले कि आरबीसी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसकी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको वो टप्पा क्यों कहा है, ये सब हम बात अभी इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात मान लो कि जो हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, कई टाइप की सेल्स हैं, उनमें से सबसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई सेल्स मिलती हैं तो वो है आरबीसी से। जैसे भगवानों में सबसे पहला पूजा किसकी होती है, गणेश जी की, उनके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है। ऐसे ही ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, रेड ब्लड सेल्स की। इसलिए हम इसको रेड ब्लड सेल्स को पहले स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड। ठीक है, जितनी भी ब्लड वेसल्स में सेल्स होती हैं उसमें 99% सेल्स जो हैं वो आरबीसीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है फंक्शन ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, तो तुम लोग लिख सकते हो इट कैरी ऑक्सीजन। ठीक है,
हम जो सांस ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन से ही ले रहे हैं, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यू में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आरबीसी कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बात को, ये चीज़ को अगर समझ के तुम सब, मैं तो मुझे पता है तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये पेट के हिस्से की एक सेल है, ठीक है। इस सेल को चाहिए ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तुम्हारी नाक है, नाक से अंदर घुसेगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब नाक से ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल होते हुए कहाँ पर आएगा? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या पहुँच गया? यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन पड़ गया। अब यहाँ पे लंग्स में बहुत सारी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये इस अब ये ऑक्सीजन जो है इस ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब ये ब्लड के अंदर जब आता है तो ये जुड़ जाता है किससे? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन के साथ में ये बाइंड रहता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बाइंड रहता है हीमोग्लोबिन के साथ, इस तरीके से कुछ बाइंड रहता है और ऐसे करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर, इसलिए हम कहते हैं आरबीसी को हम क्या कहते हैं? टू कैरी दी ऑक्सीजन। तो अब ये ब्लड वेसल जो है इस सेल के पास से जाएगी, ठीक है। तो इस अब ये यहाँ से क्या होगा? ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर देगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा, और यहाँ से ये क्या है? सेल के अंदर चला जाएगा। अब सेल को एक ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेंगे, चाहे खाना पकाने में करें, चाहे किसी भी काम में करें, ठीक है, ऑक्सीजन, और बदले में क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर आएगा, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से जुड़ जाएगा फिर से हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर से एक कॉम्प्लेक्स ऐसे ही ये लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स से बाहर आएगा, लंग्स के बाहर से आएगा, फिर बाहर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ से लंग से निकाल के किसी भी टिश्यू पे लेके कौन गया? आरबीसी। आरबीसी में लेके कौन गया था? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में रहता है? आरबीसी में रहता है, ठीक है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? यहाँ पे तुम देखो ये ब्लड वेसल है मान लो, ठीक है, और ये एक और ब्लड वेसल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो ये वाली जो ब्लड वेसल्स है इसको मैं बोल रही हूँ आर्टरी, और जो ये वाली ब्लड वेसल है इसको मैं कह रही हूँ वेन। अब आर्टरी में क्या होता है कि हम बोलते हैं प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो प्योर ब्लड क्या ई बुक में हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऐसा ही पढ़ते हैं। अब ये प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या है कि इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इस आर्टरी के ऑक्सीजन में इस आर्टरी में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें किसी ब्लड को प्योर ब्लड कह रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन कि इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और आर्टरी में ऐसा होता है, ठीक है। आर्टरी में तुम्हें इस तरह का ब्लड मिलेगा कि प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड मतलब ये नहीं कि ब्लड छान के आया हुआ, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का लेवल उसमें ज़्यादा है। अब वेन में हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें मतलब ऑक्सीजन का जो है वो लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? अब दोनों में दोनों चीज़ें रहेंगी, मतलब एक में कंसंट्रेशन कम रहेगा, ठीक है। अब जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसमें जो है वो अलग कलर का होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो अलग कलर का दिखेगा, ठीक है।
तो ये वाला कलर कैसा दिखेगा, ब्राइट रेड दिखेगा, और ये वाला जो कलर है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का दिखेगा। क्लियर हो गया, ब्लूइश रेड, या फिर तुम्हें डार्क रेड का मैरून ब्राउनिश ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा ये मैं बता देती हूँ कि ये जो सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, और यहाँ पे ये यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, यहाँ पे ये मैं छोटे सी एग्जांपल दे देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल से पता, यह एक मान लो सेल है, इसमें यहाँ का ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर आया, ठीक है। अब सेल के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से क्या बना के देगा, एटीपी बना के देगा, और यहाँ साथ में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन नहीं तो एनर्जी नहीं, ठीक है, तो थकान तो आएगी बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मुद्दे की बात है, ये चाहे तुम लोग अब तुम्हारा प्योर ब्लड हो या फिर इम्प्योर ब्लड हो, ये तुम्हारा जो है इन दोनों में रेड कलर है, और ये रेड कलर किसके लिए है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है पिगमेंट कैरी करता है, वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे बहुत मजे की, कि हम बोलते हैं कि आरबीसी की जिंदगी कितनी है, 120 दिन की है, इतनी होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन आरबीसी की 120 डेज रहती है, लेकिन कई बुक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि क्यों आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है। वो 120 दिन तक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देखोगे अब कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स कौन सी है, एओर्टा, ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट होगी और डिवाइड होगी, डिवाइड होने होके वो क्या बन जाएगी, आर्टरी बन जाएगी। फिर ये आर्टरी जो है डिवाइड हो जाएगी, और वो डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएगी, आर्टरियोल्स, ठीक है। वो आर्टरियोल्स डिवाइड होंगी तो क्या बना देगी, कैपिलरीज बना देगी, ठीक है। इतनी चीज समझ लो, ठीक है। यहाँ पर अब मुद्दे की बात क्या है कि इन सभी ब्लड वेसल्स में हमारे क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आरबीसी जो है इतना बड़ा है, ठीक है। अब एओर्टा साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से आरबीसी क्या है, बहुत इजीली पास हो जाएगा, आर्टरीज में आएगा तभी पास हो जाएगा, आर्टरियोल्स में आएगा तभी पास हो जाएगा, लेकिन जो कैपिलरीज की थिकनेस है उसके कंपेयर में आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा होता है। इसलिए अगर मैं तुम्हें आरबीसी का साइज बताऊं, वो 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर इसका। तो ये आरबीसी का साइज जो है कैपिलरी से बड़ा है, जिसकी वजह से ये जो सेल है वो कैसा हो गया है, आरबीसी जो है इस कैपिलरीज में घुस नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा, कैपिलरीज में घुस नहीं सकता है तो ये क्या करेगा, लेकिन कैसे फ्लो होगा, अपने आप को ये क्या करेगा, फोल्ड कर लेगा आरबीसी। जैसे ब्रेड होती है वो उसको हम फोल्ड कर लेते हैं, वैसे ही आरबीसी को हम क्या है, फोल्ड कर लेते हैं, अपने साइज के छोटे से डायमीटर में हम उसको भेज देते हैं। दिन में 500 बार अपने आप को आरबीसी जो है कैपिलरी से घुस के निकलता है, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन जो है वो इसकी जो है डैमेज होती रहती है, इसीलिए इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन तक रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ये बोला था कि आरबीसी की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है किसमें, बोन में, ठीक है। अब बोन में स्टार्ट जब होती है तो बोन में पूरा का पूरा मैच्योर आरबीसी बोन मैरो के अंदर नहीं बनता है, वो कहाँ तक बनता है, रेटिकुलोसाइट तक बनता है, ठीक है।
ये तुम्हारी हो गई बोन मैरो। ये रेटिकुलोसाइट तुम्हारी कहाँ पर एंटर हो जाता है, कहाँ पे एंटर हो जाता है, ब्लड में, ठीक है। और ब्लड में जब ये ब्लड में चला जाता है और ये ब्लड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरबीसी में, तब ये अपने न्यूक्लियस को क्या करता है, बॉडी से न्यूक्लियस को बाहर निकाल देता है, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस कर देता है। एक और बात इसमें से सीखने को मिलेगी कि देखो और आरबीसीस तुम्हारा जो है बाइकनकेव शेप का होता है, ठीक है, बाइकनकेव डिस्क का होता है, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड से क्या है, चपटा हुआ, ठीक है। पॉपिंस खाते थे जैसे हम बचपन में, जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स रहती थी उसमें, ठीक है, उसकी बाउंड्री जो है वो उठी होती रहती है और सेंटर पार्ट उसका अंदर रहता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज बाइकनकेव शेप। तो इसका बाइकनकेव शेप बना क्योंकि जब रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बन रहा था तब न्यूक्लियस का इजेक्शन हो गया। न्यूक्लियस का इजेक्शन होने की वजह से इसकी दोनों सरफेसेस जो हैं, ऊपर और नीचे वाली जो सरफेसेस हैं वो अंदर की तरफ धंस गई, इसलिए इसका शेप जो है बाइकनकेव आ जाता है, ठीक है। इसने अपने आप का अदर ऑर्गेनल्स को और न्यूक्लियस को हमारा अपना इसने दिल बाहर निकाल दिया, ठीक है। ऐसा इसने अपने साथ किया। क्यों निकाले आरबीसी ने, क्यों निकाले ये चीजें, क्योंकि ये आरबीसी क्या है, कटप्पा है, क्योंकि इसका टारगेट क्या है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो समा सके। जितनी ज़्यादा खाली जगह रहेगी उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर समा सकती है और इसीलिए इसके अंदर वो समा चुकी। हीमोग्लोबिन हमारा किस लिए भरा है इसने, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को जो है वो सेल्स के तक पहुंचा सके, ठीक है, अपने कर्म के लिए इसने ये चीज़ें की। इसलिए न्यूक्लियस की वजह से बाइकनकेव शेप में जब डेवलप हुए तो इसका एक और फायदा मिला, आरबीसी का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से है वो जो गैसेस एक्सचेंज हो रही थी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो हमें क्या है, ज़्यादा मिल जाता है। अब यहाँ पर ही एक बात हमें मिल रही है मुद्दे की बात कि हीमोग्लोबिन तो ठीक है आरबीसी के अंदर है, लेकिन ये आरबीसी का काम क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन, अब ये आरबीसी जो है खुद के लिए जो यूटिलाइज कर लेगा, खुद खा पी के मोटा हो सकता है, वो दूसरे सेल को क्यों देगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और बात सीखने को मिली है कि मुद्दे की बात ये है कि जो हीमोग्लोबिन जो है कि आरबीसी के अंदर है, हीमोग्लोबिन का बात बार बार चिल्ला रही हूँ कि ये टू कैरी द ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड के भी कैरी करता है और ऑक्सीजन को भी ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी खुद के लिए भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, लेकिन ये नहीं करता है। क्यों दूसरे सेल को? ये तो ऐसी बात होगी कि एक तो ये आदमी भूखा बैठा हुआ है और मैं उसको बुलाया और मैंने तुझे भूख लगी है तो ये ले 5 पिज़्ज़ा, और वो सामने वाले आदमी को दे के आ, क्या वो ईमानदारी से जाएगा? नहीं, वो जाएगा ज़रूर देने, लेकिन 5 पिज़्ज़ा दिए थे, 3 पिज़्ज़ा वो वहाँ पे डिलीवर करके आएगा, 2 रास्ते में कहाँ पे चले गए, वो उसके पेट में चले गए। लेकिन मान लो उसका पेट ही नहीं है तो वो उसको भूखी नहीं लगेगी तो 5 पिज़्ज़ा पकड़ेगा और वहाँ पे उस आदमी को देके आ जाएगा।
तो उसने अपने काम को बहुत अच्छे से करने के लिए उसके अपने आप को अपने शरीर में बहुत से बदलाव किए, इसलिए उसको पकड़ा। इसलिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, वहाँ से एनर्जी जनरेट करता है और वहाँ से उसको क्या देता है, सब चीज़ें देता है। उसने अपने शरीर में बदलाव किए, तो उसने क्या किया कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूटिलाइजेशन करता है उसका ऑक्सीजन का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी त्याग कर दिया, न्यूक्लियस का भी त्याग कर दिया, तो इसलिए वो ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं करता। इसलिए आरबीसी से अच्छा हमारी बॉडी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अच्छा हो, वो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते, ठीक है। अब यहाँ से ये बोन मैरो से कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। अब ये एरिथ्रोपोइसिस पूरा होने में, पूरा बोन मैरो कॉमन चीज कन्वर्ट होने में, अब आरबीसी से बनने का जो साइट है वो क्या है, कितना बनेगा, 7 डेज, ठीक है। वो इतना है 7 दिन। मैं यहाँ पे तो मैं समझा देती हूँ आरबीसी की फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। ये आरबीसी बन तो गया, लेकिन उसकी फॉर्मेशन भी होगी, अब वो ब्रेक डाउन भी होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हो, तो मान लो कि ये क्या है, हड्डी है। इस हड्डी के अंदर में क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, Fe मतलब आयरन, प्लस इसमें होता है विटामिन B12, ग्लोबुलिन, और एक तुम्हारा हार्मोन लगता है जिसका नाम है एरिथ्रोपायरिन। ये चारों के सहयोग से जो है बोन मैरो के में से कौन निकलता है, रेटिकुलोसाइट्स। ये बोन से निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लड वेसल ये कहाँ पहुंच गया, ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। अब ब्लड वेसल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आरबीसी में, और यहाँ पे अपने न्यूक्लियस को छोड़ देगा, और ये ब्लड वेसल्स में ही रहेगा। कितने दिन तक रहेगा, सर्कुलेट फॉर 120 डेज, मतलब 120 दिन तक ये ब्लड में ही घूमता रहेगा, ठीक है। कौन घूमता रहेगा, आरबीसी, ठीक है। अब ये 120 दिन तक घूमने के बाद बड़ा हो जाएगा, मतलब बूढ़ा हो जाएगा, मतलब इसकी एजिंग हो जाएगी, तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये घूम के इधर आ जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी सी सेल मैं बना रही हूँ, तो इस सेल को मैं क्या बोल सकती हूँ, ये है मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज कहाँ की है, मैक्रोफेज इन लिवर।
मैक्रोफेज इन लिवर और इन स्प्लीन। ठीक है, हम स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट। तो आरबीसी को शमशान घाट पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? से 120 दिन घूमने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा इस मैक्रोफेज के अंदर। तो ये मैक्रोफेज किसका है? ये लिवर में प्रेजेंट है या स्प्लीन में प्रेजेंट है, दोनों से कहीं का भी आप मैक्रोफेज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस आरबीसी की क्या होगी? डेथ होगी। इसके बाद क्या होगी? इसकी यहाँ पे डेथ होगी। डेथ होने के बाद इसकी क्या होगी? फेगोसाइटोसिस होगी। ठीक है, अब फेगोसाइट होगी तो यहाँ से आरबीसी से दो चीज़ें अलग होंगी। पहले को हम बोलेंगे ग्लोबिन पार्ट, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जब भी ब्रेक डाउन होगा तो ग्लोबिन पार्ट जो है वो अलग होगा और हीम पार्ट अलग होगा। ग्लोबिन मतलब कुछ नहीं है, प्रोटीन है। ठीक है, और हीम मतलब कि आयरन। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं आयरन। अगर एग्जैक्टली मैं हीम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो बीच में रहेगा यहाँ पे आयरन। ठीक है, तो आयरन के आसपास में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो हीम में अगर मैं बताऊँ तो सेंटर में आयरन होता है और पास में रेड कलर होता है। ठीक है, और रेड कलर किसकी वजह से होता है? ये हीम की वजह से। ठीक है, और ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से? आरबीसी की वजह से या हीमोग्लोबिन की वजह से। ये क्या हो गया? तुम्हारा हीमोग्लोबिन पार्ट हो गया और हीम पार्ट अलग हो गया। अब ये जो ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड्स बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या रहता है? अमाइनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लोबिन पार्ट है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स किसमें चले जाएंगे? निकलने हैं, ये किसमें चले जाएंगे? स्प्लीन में या लिवर में। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिसाइकल हो जाएंगे और रीयूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये आरबीसी आया कहाँ? आया लिवर में और स्प्लीन में। फिर यहाँ से क्या है? यहाँ पे फेगोसाइटोसिस यहाँ से आया था, यहाँ पे आने के बाद डेथ हुई, फिर फेगोसाइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद वो आरबीसी के दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से ये क्या है? नए पार्ट के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है हीम पार्ट है वो कन्वर्ट होगा किसमें? बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन फिर कन्वर्ट होगा किसमें? बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन है हम बोलते हैं जो पीलिया जो होता है, जॉन्डिस जो होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बिलीरुबिन हाई हो गया, बंदा जो है पीला हो गया, आंखें जो पीली हो गई, सब कुछ पीला हो जाता है उसमें बॉडी में। वो पीला क्यों हुआ? क्योंकि वो उसमें जो पीले कलर का पिगमेंट है, येलो कलर का जो पिगमेंट है उसका कंसंट्रेशन जो है बढ़ गया। अब येलो कलर का पिगमेंट कौन सा बढ़ा है? बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन बन रहा है बिलीवर्डिन से। बिलीवर्डिन कहाँ से आया? हीम कहाँ से आया? आरबीसी से। ठीक है, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ दी, ऐसे ही ये सारा प्रोसेस चलता है। अल्टीमेटली में बिलीरुबिन अगर ज्यादा बन रहा है तो आरबीसी काउंट जो है वो कम था, इसलिए ये बना रहे हैं इसको। ठीक है, आरबीसी का अब एक पार्ट था बिलीवर्डिन और दूसरा पार्ट हीम से कन्वर्ट हो जाएगा आयरन। ठीक है, जैसे हम कहीं पर टूर पे जाते हैं तो कहीं पे हम टूर पे चले गए तो वहाँ पे हमें जानकारी नहीं होती है तो हम ताजमहल देखने चले कि हमें कुछ नहीं पता, आगरा चले गए तो वो आगरा चले गए तो वहाँ पे देखा ताजमहल, तो ताजमहल हमने देखा बहुत सफ़ेद है, ये है वो है। तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर आता है, वो बताता है कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ताजमहल कैसे, मुमताज़ कहाँ है, ये किसने बनाया, इसलिए बनाया है, ऐसे वैसा कुछ भी। ठीक है, ऐसी चीज़ें वो बताएगा वहाँ पे। ठीक है, और वो आपको रास्ता भी दिखाएगा। वो एक टाइप से तुम्हारे क्या हो? गाइड हो गया। वैसा ही एक गाइड होता है आयरन के पास जिसका नाम है ट्रांसफेरिन। अब ताजमहल वाला जो गाइड था वो ताजमहल की हिस्ट्री बनाता है। ये क्या है? इसका नाम ही ट्रांसफेरिन है। ये ट्रांसपोर्ट करने में इसको हेल्प करेगा। लेकिन आयरन जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट को, आयरन जो है ट्रांसपोर्ट से हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा।
ठीक है, आयरन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और यहाँ से वो किस में ले जाएगा, इसको लिवर में ले जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लिवर में पहुंचा वहां से ये बाहर निकलेगा और Fe3+ और ट्रांसफेरिन, ठीक है, घुमा के इसको जो है वो ट्रांसफेरिन को इसको हड्डी के पास फिर से वापस भेज देगा और क्या बनाएगा, नया आरबीसी बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिलीरुबिन क्या हो रहा है, बिलीरुबिन जो है यहाँ से किस में निकल के पहुंचेगा, लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर के अंदर पहुंचेगा। लिवर के अंदर पहुंचने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलेगा और वो जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, लिवर में जाने के बाद ये जो है बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब बिलीरुबिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में। ठीक है, अब यूरोबिलिनोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बन रहा है, ये इसको बनने में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनने में मदद करते हैं। अब ये यूरोबिलिनोजन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में से जाने के बाद यूरोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टर्कोबिलिरुबिन में। ठीक है, इसका सिर्फ नाम याद करें, स्टर्कोबिलिरुबिन जो है वो ब्राउन बिलिरुबिन का होता है। ठीक है, ये फिर फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे फिर एक और कहानी होती है, यहाँ पे होती है फिर किडनी। ठीक है, यूरोबिलिनोजन जो है वो इसमें से कुछ किडनी में भी आता है, तो किडनी में आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोबिलिन में। ठीक है, फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे तुम देखो कि आरबीसी का इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इतनी चीज तुम्हें क्लियर हो गई। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीसी की ये सब तो ठीक है, आरबीसी टूट रहा है, लेकिन आरबीसी बनने की प्रोसेस जो है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपाइसिस, ये प्रोसेस कब फास्ट होगी, कब स्लो होगी, कब कितना आरबीसी बनना है, कब आरबीसी प्रोसेस की स्पीड अप होना चाहिए, स्लो डाउन होना चाहिए, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो आरबीसी की प्रोसेस को बनने में इन्वॉल्व करते हैं, उसकी रेट को, उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर। ठीक है, तो अगर इसको मैं हेडिंग देना चाहूँ, कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस बताने से पहले मेरे दिल में जो बात है वो मैं तुमसे कर लेती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन। ठीक है, एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन। अब ये एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, ये कंट्रोल कौन करता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आरबीसी का प्रोडक्शन जितना हमारी बॉडी में होता है उतना ही आरबीसी का
डिस्ट्रक्शन भी होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में आरबीसी का जो नंबर है वो क्या है, कांस्टेंट है या स्टेबल बोल सकते हैं। और ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो इक्वल है। इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल कर रहा है आरबीसी के प्रोडक्शन और कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसको मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। एक पहले मैंने एक हड्डी बनाई थी, उस पर मैंने एक नाम लिखा था एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है और ये जो है कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एरिथ्रोपोइसिस को। और एरिथ्रोपोइटिन आया कहाँ से, ये बनाती है, इसको बनाती है किडनी। ठीक है। और यहीं पे पूरी कहानी है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किसको कंट्रोल करता है, एरिथ्रोपोइसिस को। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन अगर ज़्यादा है, एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा है। एरिथ्रोपोइटिन का अगर लेवल कम है तो एरिथ्रोपोइसिस का भी रेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। इसको बना कौन रहा है, किडनी। तो किडनी को पता चल जाना चाहिए कि आरबीसी का काउंट कब ज़्यादा है और कब आरबीसी का काउंट वो है कम है। जब आरबीसी का काउंट ज़्यादा रहेगा तब किडनी आरबीसी का प्रोडक्शन कम कर देगी। ठीक है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम रहेगा, आरबीसी का लेवल कम रहेगा, तो एरिथ्रोपोइटिन वो ज़्यादा बनाने शुरू कर देगी। ठीक है। ठीक है। तो उसी की वजह से वो क्या है, यूरिन बनाती। तो दोनों में एक कनेक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो ये मान लो कि जैसे एक किडनी है, इस किडनी में एक ब्लड वेसल जाती है। ठीक है। ये किडनी में ऐसे ब्लड वेसल्स आती है, एक आने वाली और एक जाने वाली। ठीक है। और ये इसमें क्या है, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड फ्लो करती हैं और वहाँ से ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन का मात्रा देखती हैं, सेंसस करती हैं कि ऑक्सीजन का लेवल इसमें कितना है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। सीधी सी बात है, अगर बॉडी में आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या है, कम है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, सेल्स जो है इसमें इसके आसपास रहते हैं। ऑक्सीजन की लेवल कितना है इसको सेंस करती हैं यहाँ पे। और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या है, एरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं। सीधी सी बात है, आरबीसी की बॉडी में कम है, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा तो ऑक्सीजन भी कम रहेगी। ठीक है। अगर इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जो किडनी में आ रहा है ब्लड, तो इस सेल्स को पता चल जाता है कि इस ब्लड वेसल से जो किडनी के अंदर घुस रही हैं उसके आसपास में रहते हैं और यही सेल्स जो है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाते हैं। ठीक है। और इन्हीं सेल से पता चलता है कि आरबीसी का लेवल जो है वो ज़्यादा है या कम। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ है या किसी से ब्लीडिंग हो गई, सर्जरी हो गई, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है। किसी टाइप का जो बीमारी है उसमें भी पाइल्स, जिसमें ब्लड लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाइल्स। ठीक है। अनीमिया है। ठीक है। ऐसे सभी केसेस में क्या होता है कि आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन का काउंट भी कम हो जाएगा। अब इन दोनों केसेस में हीमोग्लोबिन का काउंट कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन का कैरी कम करने वाले मॉलिक्यूल्स कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं इसको, हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब कम और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। ठीक है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी से, या तो एनीमिया हो गया, पाइल्स हो गई है, सर्जरी हो गई है, या तो कोई बीमारी है उसकी वजह से। अब क्या होगा, जैसे ही हाइपोक्सिया होगा, वो जो किडनी में ब्लड वेसल्स जा रही हैं, वो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन कम रहेगा, तो उसके आसपास वाली सेल को पता जाएगा, तो वो क्या कर देगी, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। तो टू स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग प्रो एरिथ्रोब्लास्ट प्रोडक्शन। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन बन जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ रेटिकुलोसाइट। ठीक है, इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी ब्लड बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की अब कमी रही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव फीडबैक। तो फिर से ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा एरिथ्रोपोइटिन। इस तरीके से जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, क्लियर हो गई? नोट्स तुम्हें प्रोवाइड तो हो जाएंगे।